आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, आज पढ़ेंगे हम एक आत्मकथा जिसका शीर्षक है कच्चा चिट्ठा। और इस आत्मकथा को कक्षा 12वीं के पुस्तक अंतरा से लिया गया है और इस आत्मकथा के लेखक ब्रजमोहन व्यास जी हैं। आत्मकथा का मतलब होता है कि इस पाठ में लेखक ने अपने बारे में बताया है। लेखक पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे, मतलब लेखक थे ब्रजमोहन व्यास जी, वो पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे और पुरातत्व संबंधी संग्रहालय की विभिन्न धरोहर सामग्री का संकलन बिना किसी व्यय के कर पाना ब्रजमोहन व्यास मतलब लेखक का अपना एक विशिष्ट कौशल था। इस पाठ में लेखक के श्रम कौशल और मेधा कार्य का कच्चा चिट्ठा है। सबसे पहले हम जानेंगे कच्चा चिट्ठा का मतलब क्या होता है। कच्चा चिट्ठा का मतलब होता है जिसमें किसी व्यक्ति की छिपी हुई दुर्बलताएं बताई गई हो, उसके आय व्यय, उसके हानि लाभ के बारे में बताया गया हो। आइए अब हम इस पाठ का पहला भाग पढ़ते हैं। सन 1936 के लगभग की बात है। लेखक बताते हैं कि यह बात सन 1936 के लगभग की बात है। मैं पूर्व क्रमानुसार कौशाम्बी गया हुआ था। कौशाम्बी एक गांव का नाम है और पूर्व क्रमानुसार का मतलब होता है पहले की तरह। तो लेखक बताते हैं कि यह सन 1936 की बात है। मैं पहले की तरह कौशाम्बी गांव गया हुआ था। वहां का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पशोवा हो आऊं। पशोवा एक गांव का नाम है। तो लेखक बताते हैं कि वह 1936 के लगभग की बात करते हुए बताते हैं कि मैं पूर्व क्रमानुसार मतलब मैं पहले की तरह कौशाम्बी गया हुआ था और वहां का काम निपटाकर सोचा कि दिन भर के लिए पशोवा गांव को हो आऊं। 2.5 मील तो है ही। सौभाग्य से गांव में कोई सवारी इक्के पर आई हुई थी। इक्के को यहाँ पर हम रिक्शा कह सकते हैं। तो उस रिक्शे को ठीक कर लिया और पशोवे के लिए रवाना हो गया। लेखक अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि यह बात सन 1936 के लगभग की है। मैं पहले की तरह कौशाम्बी गांव गया हुआ था और वहां का काम निपटाकर मैंने सोचा कि अब दिन भर के लिए मैं फ्री हूं तो मैं पशोवा गांव को हो आऊं। यहाँ से यह 2.5 मील ही तो है, मतलब यह तो निकट ही है। सौभाग्य की बात है कि उस गांव में कोई सवारी एक रिक्शे पर आई हुई थी, तो मैंने उस रिक्शे को ठीक कर लिया और अब पशोवा गाँव के लिए रवाना हो गया। कील कांटे से दुरुस्त था। पशोवा एक बड़ा जैन तीर्थ है। वहां प्राचीन काल से ही प्रतिवर्ष जैनों का एक बड़ा मेला लगता है जिसमें दूर दूर से हजारों जैन यात्री आकर सम्मिलित होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि इसी स्थान पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे और वहां एक विषधर सर्प भी रहता था। विषधर सर्प का मतलब होता है जहरीला सांप। तो लेखक बताते हैं कि जो पशोवा गांव है वह एक बहुत बड़ा जैन तीर्थ है और वहां प्राचीन काल से मतलब बहुत पहले से वहां हर साल जैनों का एक बड़ा मेला लगता है जिसमें लोग दूर दूर से आकर उस मेले में सम्मिलित होते हैं। और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर एक छोटी सी पहाड़ी है जिसकी गुफा में बुद्ध देव व्यायाम करते थे और वहां पर एक वैश्धर मतलब जहरीला सांप भी रहता है। यह किंवदंती है। किंवदंती का मतलब एक अफवाह है या फैलती हुई खबर जिसे कहते हैं। तो यह एक अफवाह भी है कि इसी के सन्निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था। इसी के निकट जो सम्राट अशोक थे तो उन्होंने एक स्तूप बनवाया था जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश का मतलब होता है बाल, तो जिसमें बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। पसोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई चिन्ह अवशेष नहीं रह गए हैं, परंतु वहां पर पहाड़ी अवश्य है। लेखक कहते हैं कि ऐसी एक अफवाह है कि यहाँ के निकट सम्राट अशोक ने एक स्तूप बनवाया था जिसमें भगवान बुद्ध के थोड़े से केश और नखखंड रखे गए थे। और पशोवे में स्तूप और व्यायामशाला के तो कोई भी अब अवशेष नहीं रह गए हैं, लेकिन वहां पर एक पहाड़ी अवश्य है। निवेशा सैलाना तदिदमिति बुद्धिम दृढ़यति। लेखक बताते हैं पहाड़ी का होना यहाँ इंगित करता है कि यह स्थान वही है। पहाड़ी का होना यह बताता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध व्यायाम करते थे और जहाँ पर एक जहरीला सर्प रहा करता था। मैं कहीं जाता हूँ तो छूछे हाथ नहीं लौटता। छूछे हाथ का मतलब है खाली हाथ। तो लेखक बताते हैं कि जब वह कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते, क्योंकि जो
वह पुरातत्व विभाग में कार्य करते थे, तो वह पुरातत्व संबंधी चीजों की को खोजते रहते हैं। तो लेखक बताते हैं कि जब मैं कहीं भी जाता हूँ तो खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ कोई विशेष महत्व की चीज तो नहीं मिली, पर गांव के भीतर कुछ बढ़िया मृण मूर्तियां, सिक्के और मनके मिल गए थे। इक्के पर कौशाम्बी लौटा एक दूसरे रास्ते से। एक छोटे से गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच पेड़ के नीचे एक चतुर्मुख शिव की मूर्ति देखी। चतुर्मुख मतलब चार मुख वाली एक शिव की मूर्ति देखी। लेखक बताते हैं कि जब वह कहीं जाते हैं तो खाली हाथ नहीं लौटते हैं, और यहाँ पर जब वो कौशाम्बी गांव गए तो वहाँ उन्हें कोई विशेष महत्व वाली चीज नहीं मिली, बस कुछ ही मूर्तियां, सिक्के और मनके बस मिले थे, और वह वापस एक रिक्शे से ही कौशाम्बी गांव को लौट गए दूसरे रास्ते से। वहां एक छोटे से गांव के पास उन्होंने पत्थरों पर के ढेर के बीच और पेड़ के नीचे एक चार मुख वाले शिव जी की मूर्ति देखी। वह वैसे ही पेड़ के सहारे रखी थी जैसे उठाने के लिए मुझे ललचा रही हो। लेखक कहते हैं कि वह चार मुख वाले शिव जी की मूर्ति इस तरह से रखी हुई थी कि जैसे वह मूर्ति कह रही हो और मुझे ललचा रही हो कि मैं उसे उठा लूं और अपने साथ ले जाऊं। अब आप ही बताइए मैं करता क्या? यदि चंद्रायण व्रत करती हुई बिल्ली के सामने एक चूहा स्वयं आ जाए तो बेचारी को अपना कर्तव्य पालन करना ही पड़ता है। इक्के से उतरकर इधर उधर देखते हुए उसे चुपचाप इक्के पर रख लिया। 20 सेर वजन में रही होगी। ना कुकुर भूखा ना पहरू जागा। इसका मतलब है ना कुकुर भूखा ना पहरू जागा कि ना तो वहाँ कुत्ता भौंका और ना ही वहाँ पर कोई सतर्क हुआ। लेखक बताते हैं कि जब वह कौशाम्बी गांव से लौट रहे थे तो उन्होंने वहाँ के गांव के निकट पत्थरों के ढेर के बीच और पेड़ के नीचे देखा कि एक चार मुख वाली शिव जी की मूर्ति रखी हुई है। तो उन्होंने उस मूर्ति को उठा लिया और अपने साथ वो ले जाने लगे, और उन्होंने उसे अपने साथ उसी रिक्शे पर रख लिया, और उस मूर्ति का वजन 20 शेर का वजन रहा होगा। तो वो कहते हैं कि जब मैंने उस मूर्ति को उठाया तो ना ही वहाँ पर कोई कुत्ता भौंका और ना ही वहाँ पर कोई सतर्क हुआ। मूर्ति बहुत अच्छी थी। पसोवे से थोड़ी सी चीजों के मिलने की कमी इसने पूरी कर दी थी। उसे लाकर नगर पालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे अन्य मूर्तियों के साथ रख दिया। लेखक बताते हैं कि कौशाम्बी गांव में से जब वह पशोवे के पास के गांव गए तो वहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला था, लेकिन जब उन्हें ये मूर्ति मिली तो उसने सारी कमी को पूरा कर दिया था, और उसी मूर्ति को लाकर उन्होंने नगर पालिका में संग्रहालय से संबंधित एक मंडप के नीचे बाकी मूर्तियों के साथ रख दिया था। उसके थोड़े ही दिन बाद गाँव वालों को पता चल गया कि चतुर्मुख शिव वहां से अंतर्धान हो गए हैं। मतलब जब गाँव वालों को पता चला कि वो चतुर्मुख शिव जी की मूर्ति वहां पर नहीं है, तो वह जिस प्रकार भरतपुर राज्य की सीमा पर डकैती होने से पुलिस का ध्यान मानसिंह अथवा उसके सुपुत्र तहसीलदार पर सहसा जाता है, कुछ उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से कोई मूर्ति स्थानांतरित होने पर गांव वालों का संदेह मुझ पर ही जाता है। लेखक यहाँ पर बताते हैं कि जिस तरह से यदि भरतपुर गांव में कोई भी डकैती होती है तो पुलिस का संदेह मतलब पुलिस का शक सबसे पहले वहां कर जो डाकू थे मानसिंह और उनके पुत्र तहसीलदार पर ही जाता था, और उसी प्रकार कौशाम्बी मंडल से यदि कोई मूर्ति गायब होती है तो उसका शक सबसे पहले गांव वालों का शक सबसे पहले लेखक पर ही जाता था, और उनका शक सही भी था। अपना सोना खोटा तो परखैया का कौन दोष। लेखक कहते हैं कि जब अपना ही सिक्का खोटा है तो परखने वाले का दोष नहीं है। मैं इस संबंध में इतना प्रख्यात हो चुका था कि संदेह होना स्वाभाविक ही था, क्योंकि 95% उनका संदेह सही निकलता था। लेखक कहते हैं कि मैं इस संबंध में इतना प्रसिद्ध होता था कि उनका संदेह होना स्वाभाविक ही था, जायज ही था, क्योंकि 95% उनका शक सही निकलता था। एक दिन की बात है, मैं अपने दफ्तर में बैठक काम कर रहा था। दफ्तर को हम यहाँ पर ऑफिस भी कह सकते हैं। तो लेखक कहते हैं कि एक दिन की बात है, मैं अपने ऑफिस में बैठक काम कर रहा था तो चपरासी ने आकर इत्तला दी मतलब खबर दी कि पसोवे के निकट एक गांव से 15-20 आदमी मुझसे मिलने आए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका, यह एक मुहावरा है। तो लेखक कहते हैं कि जब वह अपने ऑफिस में काम कर रहे थे, अपने दफ्तर में काम कर रहे थे, तो वहां के चपरासी ने आकर उन्हें सूचना दी कि पसोवे के निकट एक गांव से 15-20 आदमी उनसे मिलने आए हुए हैं। अब उन्होंने ही मूर्ति चोरी की थी, तो अब
लेखक बताते हैं कि अब वो डर गए तो उनका माथा ठनका, मतलब अब वो डर गए। मैंने उन सबको कमरे में ही बुलवा लिया। कमरा भर गया। उसमें बूढ़े, जवान, स्त्रियां, बच्चे सभी थे। संभव है धर्म पर आघात समझकर आसपास के गांव के भी कुछ लोग साथ में चले आए थे। चूंकि वहां से चतुर्मुख शिव जी की मूर्ति लेखक अपने साथ संग्रहालय में रखने के लिए ले आए थे, तो वहां के लोगों ने सोचा कि यह तो धर्म पर आघात है, और यह समझकर आसपास के सब गांव के लोग इकट्ठे हो गए और साथ में सभी लोग लेखक से मिलने आए। जो वहां पर जो उनका मुखिया था, तो मुखिया ने नतमस्तक होकर निवेदन किया कि महाराज, मेरे मस्तक पर हस्ब मामूल चंदन था। हस्ब मामूल चंदन, लोग जो राजा महाराजा जो चंदन लगाते थे, वो चंदन लेखक के माथे पर भी था। तो जब से शंकर भगवान हम लोगन के छोड़ के हिया चले आए हैं, मतलब जो वहाँ के जो मुखिया थे, वो अब वहाँ की भाषा में लेखक से कहते हैं कि जब से शंकर भगवान हम लोगन के छोड़ के यहाँ चले आए हैं, मतलब जब से शंकर भगवान हम लोगों को छोड़ के यहाँ पर चले आए हैं, तो गांव भर में किसी ने भी पानी नहीं पिया, और तब तक ना पी जब तक गांव भगवान गाँव ना चल है। अब हम लोगन के प्राण आपके हाथ में है, आप हुक्म दो तो हम लोगन भगवान को ले जाए। इसका मतलब है कि लेखक से वहाँ उस गांव के मुखिया कहते हैं कि जब से भगवान शंकर की मूर्ति हमारे गांव से चली गई है, तब से हम लोगों में से किसी ने भी पानी नहीं पिया है, और हम लोग तब तक पानी ग्रहण नहीं करेंगे जब तक आप हमें वो मूर्ति नहीं दे देंगे। अब हम लोगों के प्राण आपके हाथ में है, अगर आप हुक्म दें, मतलब अगर आप आज्ञा दें, तो अब हम भगवान शिव की मूर्ति को अपने साथ ले जाएंगे। यदि मुझे मालूम होता कि गांव वालों को उन पर इतनी ममता है, तो उन्हें कभी ना लाता। लेखक मन ही मन सोचते हैं कि यदि उन्हें पता होता कि गांव वालों की उस मूर्ति पर इतनी श्रद्धा है, तो वह उस मूर्ति को कभी भी इस यहाँ पर नहीं लाते। मैंने तुरंत कहा, आप उन्हें प्रसन्नता से ले जाएं। सब लोग बड़े प्रसन्न। लेखक ने तुरंत ही कहा कि आप उस मूर्ति को बड़ी प्रसन्नता से और खुशी खुशी ले जाएं। सब लोग प्रसन्न हो गए। मैंने स्वयं सेठ पर जाकर भगवान शंकर को उनके हवाले कर दिया। स्त्री पुरुष सब उनके सामने बैठ गए। स्त्रियों ने गाना आरंभ कर दिया। मैंने मिठाई और जल मंगाकर उन लोगों का उपवास तोड़वाया, और दूर से दफ्तर वाले अपने अफसर की करतूत देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो लेखक को जैसे ही पता चला कि उस गांव के लोगों की आस्था और श्रद्धा उस मूर्ति से जुड़ी हुई है, तो उन्होंने तुरंत ही मूर्ति वापस करने का फैसला कर लिया, और उन्होंने खुद ही वह मूर्ति गांव वालों के हवाले कर दी। और सब लोग खुशी खुशी होकर वहां पर कुछ महिलाओं ने वहां पर गीत गाना आरंभ कर दिया, और लेखक ने स्वयं ही मिठाई और फल मंगवाकर गांव वालों का उपवास को तोड़वाया। और जो भी दफ्तर के, मतलब ऑफिस के जो उनके सहपाठी थे, जो उनके सहभागी थे, वो सब दूर से ही देख रहे थे कि किस तरह से वो मूर्ति संग्रह करते हैं। मैंने उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और उनके 2-3 आदमियों को साथ लेकर लॉरी के अड्डे पर, लॉरी मतलब एक बड़ी गाड़ी जिसको हम ट्रक कह सकते हैं, तो मैंने स्वयं ही उस मूर्ति को अपनी मोटर पर रख लिया और 2-3 आदमियों को एक लॉरी के साथ लॉरी के अड्डे पर पहुंचा और मूर्ति को सम्मान सहित विदा किया। गाँव वालों पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ा। मुझे भविष्य का भी तो ख्याल रखना था। लेखक बताते हैं कि मुझे अपने निकट भविष्य का भी तो ध्यान रखना था, इसलिए उन्होंने स्वयं ही उस मूर्ति को गांव वालों को सौंप दिया और गांव वालों पर इस बात का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। इस पार्ट में हमने देखा कि किस तरह से लेखक पुरातत्व विभाग के संग्रहालय के लिए मूर्तियां इकट्ठे करते हैं, और जब उन्हें पता चला कि वह एक शिव जी की मूर्ति से गांव वालों की आस्था जुड़ी हुई है, तो उन्होंने वह मूर्ति गांव वालों को वापस कर दी। अब इस पार्ट का अगला भाग हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।